अच्छा जी, ये हमारा लास्ट वीक में जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस का पढ़े थे। इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का फर्क इसमें अब है सिंपल, जिसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करे वो इलेक्ट्रोलाइट है, जो कैरी ना कर सके वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो है जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज को कैरी करे, जो कम को करे वो उस हिसाब से फिर कम होगा। तो ये वहां पर इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स ये लिखे हुए हैं NaOH और दैट डिसॉल्व इन वाटर टू गिव आयंस, और गैसियस भी ये लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था। अच्छा जी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में बेंजीन, एथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड इस तरह के कंपाउंड्स हैं। ये नीचे एक पिक्चर है जिस दिखाने के लिए कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में से बिजली पास ऑन नहीं होती और इलेक्ट्रोलाइट्स में से बिजली के बल्ब रोशन हो गया। जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने बेसिक से ज़रा थोड़ा सा लिया है, ताकि आपको काफ़ी चीज़ें कन्फ्यूजन थी, इसकी वजह से मुझे ये सारा मटेरियल बनाना पड़ा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो ज़्यादा डिसोसिएट हो गए, इस तरह से जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस होती हैं वो चार्ज कैरी करके जो डिसोसिएट होके अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इनको कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होती, इसकी भी एग्जांपल पिक्चर से। वीक इलेक्ट्रोलाइट से बल्ब हल्का रोशन हुआ और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से तेज रोशन हुआ। अच्छा जी, इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरीड आउट इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये बात जो अब सर आप जी बोलिए, कौन सर प्रेजेंटेशन। आपने देनी है? जी सर की तो है प्रिपेयर। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा पढ़ा लूँ फिर आप दीजिएगा। ओके सर। इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरीड आउट इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सेल के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन होता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपको बिजली इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमें बिजली देनी पड़ती है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन केप्ट सेपरेट हाफ सेल, ये वही वाली जो आपको प्रेजेंटेशन में ये बात बताई थी, वहीं से वर्डिंग उठाई है सारी सारी। इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ वायर अलोंग विद आयन फ्लो थ्रू अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये सेम वही चीज है जो आपको ये पिक्चर भी मैंने वही ये लगा दी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। सेम उसी तरह से इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। और ये वही चीज जो आप पहले एक्सप्लेन कर दी, ये जो बात है ये भी आपने उधर पढ़ी थी। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कैन बी मेड टू अकर इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होते हैं। और जो पिक्चर ये जस्ट वही दिखाई है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पावर सप्लाई देते हैं और एनोड के तौर पर रिएक्शन होते हैं। ये वही पिक्चर है जो आपके उधर पहले थी। वोल्टेक सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, ये वोल्टेक सेल की पिक्चर है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वोल्टेक सेल, आल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल। मोस्ट ऑफ द बैटरीज आर वोल्टेक सेल। तो ये जो थोड़ा सा डिफरेंस था इलेक्ट्रो इसमें और इसमें, ये आप देख रहे हैं कि क्या है, ये दोनों बातें अलग अलग एक्सप्लेन कर दी हैं। अच्छा, एक जो चीज है जो सब, अच्छा ये मैं बाकी भी ये उसमें दोबारा पॉइंट्स बता दूं। इलेक्ट्रिक सेल द इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ सम मेटल्स एंड व्हेन कनेक्टेड टू डायरेक्ट करंट वन इलेक्ट्रोड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, अदर नेगेटिवली चार्ज, उसको एनोड कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और एक जो चीज है इसमें बताने वाली वो ये है कि इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाके जितने भी आयंस होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं। ये असल बात जो आपने समझी। डिस्चार्ज का मतलब है जो पॉजिटिवली चार्ज है वो भी न्यूट्रल होगा, जो नेगेटिवली चार्ज है वो भी न्यूट्रल होगा। कैसे होगा पॉजिटिवली चार्ज न्यूट्रल कैसे होगा? कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को दे के। तो एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शंस होते हैं वो डिस्चार्ज होने के लिए होते हैं। वहां पर आयंस जाके डिस्चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन देना या लेना।
ये जो कुछ कन्वेंशन है इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, ये आपका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, जो अक्सर को कंफ्यूजन होती है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज टेकन टू बी द हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बात उसमें नहीं लिखी हुई थी, मैंने आपको अब बता रहा हूँ कि पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ होता है देन द नेगेटिव टर्मिनल। हेंस कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी, क्योंकि पॉजिटिव के ऊपर हायर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव की तरफ कम पोटेंशियल होता है। हाउएवर, ये अगली बात जो कंफ्यूजन दूर करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, और जो इलेक्ट्रिक करंट का है फ्लो, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये थोड़ी सी बात कंफ्यूजन वाली थी, जो आपको अक्सर जगह पे पढ़ते हैं, तो आपको कभी आप पढ़ते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पढ़, आप तो कहते हैं करंट इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रॉन्स लीव द इलेक्ट्रोलाइट एट द एनोड। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव। वहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, या मोल्टन फॉर्म में या उसका सोल्यूशन, दोनों सूरतें में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, केटाइंस और एनाइंस होते हैं। तो एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को दिया जाता है, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। इलेक्ट्रॉन लीव द इलेक्ट्रोलाइट एट द एनोड, वो इलेक्ट्रोलाइट से एनोड पे शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन्स एंटर द इलेक्ट्रोलाइट एट द कैथोड। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एंटर होगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, यानी कि वो पहले अगर वो पॉजिटिवली चार्ज था तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा कैथोड। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये साइंटिस्ट का नाम है फेरेडे, और showed the products of electrolysis appear only at the surface of the electrode। इसने ये बताया कि सरफेस पे होता है रिएक्शन, इलेक्ट्रोड्स के इनसाइड पे नहीं हो रहा होता रिएक्शन। इस तरह से आर्हीनियस ने हाइपोथेसिस बनाया इलेक्ट्रोलिसिस का। उस हाइपोथेसिस के मुताबिक क्या था, व्हेन इन द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन और इन द फ्यूज, यानी कि या वो सॉल्यूशन फॉर्म में हो या फ्यूज या मोल्टन फॉर्म में हो, ब्रेकअप इनटू इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल, तो वो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो ब्रेक हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में, या दूसरे लफ्जों में एनायंस और कैटायंस उसके बन जाएंगे। और बात वही है जो बार बार आ रही है कि वो पॉजिटिव जो है चार्ज वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। ये जो बात है, द वेलोसिटी विद विच दीज आयंस मूव मे और मे नॉट बी इक्वल। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो मूवमेंट हो रही है वो इक्वल भी हो सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती। When the anions are actually discharged at the surface of the anode and the cations similarly at the cathode, primary reaction electrode process takes place. In the primary reaction at the cathode, cathodic process, electrons are taken by the electrolyte from the cathode, and in the primary reaction at the anode, electrons are given up by the electrolyte to the anode। ठीक है, जो पॉजिटिव है वो ले लेगा और नेगेटिव है वो दे देगा सरफेस रिएक्शन में। इसकी जो एक पिक्चर है सोडियम क्लोराइड की, जैसे मैंने आपको 1000 दफा बताया कि सॉलिड फॉर्म में ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है और ये नहीं टूटा होता। द एनी कंपाउंड द आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रांग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो हर सोडियम के 6 क्लोराइड, हर क्लोराइड के 6 सोडियम, ये फ्यूज या मोल्टर फॉर्म में अगर नहीं होगा तो ये नहीं टूटेगा, बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, कैटायंस आर एंड आयंस आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली। लेकिन जैसे ही हम इनको मोल्टन फॉर्म में ले जाते हैं तो ये सोडियम और क्लोराइड के दरमियान जो बॉन्ड है वो लूज हो जाता है, और ये वीक होने की वजह से टूट जाता है। ये यहाँ पर केटाइन आयनाइड्स हेल्ड टुगेदर लूजली, ये फिर इस तरह से लूजली हेल्ड टुगेदर होते हैं, इकट्ठे जुड़े होते हैं लेकिन लूज होते हैं अगर मोल्टन फॉर्म में होंगे या पानी में आयन। और उसके बाद जो अगला स्टेप है फिर ये फ्री हो जाए। ठीक है, सोडियम और क्लोराइड, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये रिएक्शंस हैं जो होते हैं जी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड रिएक्शन। सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोराइड में टूटा,
कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ, कैथोड कौन सा होता है, नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव उसकी तरफ मूव किया, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये न्यूट्रलाइज हो गया। एनोड पॉजिटिव होता है, वहां पर जाके इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया उस पॉजिटिव। ये कैथोड नेगेटिव होता है तो उसने वहां से इलेक्ट्रॉन ले लिया और यहाँ पर उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो दोनों सूरतों में अगर आप देखें तो ये चार्ज पार्टिकल न्यूट्रलाइज हुए, तो ये सरफेस फिनोमेना, ये रिएक्शन। अब ये Cl न्यूट्रल थे, आपस में मिलकर इन्होंने Cl2 गैस बना दी। एक्सक्यूज मी सर, आपकी स्लाइड नहीं मूव कर रही, एक ही अभी तक पहली वाली है। तो अच्छा मूव नहीं कर रहे, एक मिनट। हाँ सर। तो बच्चे आप बोल रहे हैं, आप बता रहे हैं तो सही नहीं। मुझे लगा मेरी स्लाइड में मसला कोई बोला ही नहीं। यस सर, मैं भी स्क्रीन को बार बार टैप अनटैप कर रहा हूँ कि स्क्रीन अब मूव ठीक नहीं है, कर रही। अब ठीक है, यस सर, अब आइए यस जो आप सर। बता रहे हैं। अब मूव हो रही है। यस सर। वो मुझे लगता है मैंने ना, ये पीडीएफ थी और एक उसकी वर्ड थी, वर्ड की फाइल मैं जो मेरा ख्याल शेयर हो गई थी। चले मैं दोबारा से एक दफा गो थ्रू करवा देता हूँ ताकि आप देख लें उसको। यस सर। अच्छा जी, ये इलेक्ट्रोलाइट की बात है, वही है वीक स्ट्रॉन्ग की। ये मैंने बताया था, बल्ब वीक से हल्का रोशन होता है और स्ट्रॉन्ग से। ये मैं मूव कर रहा था तो आपको अब मेरा अब नजर आ रहा होगा सबको। अच्छा, और इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होता है, ये बात मैंने बताई थी। और उसके बाद इलेक्ट ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। ये सेल की बात थी, ये सेल की पिक्चर थी जो मैं बात कर रहा था उस वक्त, तो आपको नजर नहीं आई, ठीक है। ये वही पिक्चर है जो आपने वोल्टेक सेल की, ठीक है, जिसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है, आल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल। मोस्ट ऑफ द बैटरीज आर वोल्टेक सेल। इन दोनों में फ़र्क क्या था वो लिखा हुआ है। कन्वेंशनल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट जो मैंने बताया था ये भी सारा इसमें लिखा हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि कैसे होता है रिएक्शंस, ये मैंने बता रहा था। फैराडे ने प्रोड्यूस अपीयर्स ओनली इन द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। और ये जो हाइपोथेसिस था आर्हीमियस का, जिसमें उसने बताया कि मोल्टन फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में होगा तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो फिर जाके डिस्चार्ज होंगे टर्मिनल्स पे। और ये इसकी इलस्ट्रेशन थी जो सोडियम क्लोराइड की, ये थी, ये टाइटली इसके साथ जुड़े हुए हैं अगर सॉलिड फॉर्म में। और उसके बाद ये आयन ब्रेकअप होता है और फिर ये सोडियम और क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मैं बता, ये रिएक्शंस हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, जो आपको दोबारा से मैं बता देता हूँ। सोडियम क्लोराइड जब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होता है और कैथोड के ऊपर Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रलाइज हो जाता है और एनोड के ऊपर क्लोराइड इलेक्ट्रॉन दे के न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये Cl और Cl आपस में मिलकर Cl2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप देखें तो यहाँ पर हमें सोडियम मेटल मिली है, ठीक है, कैथोड पे, और एनोड पे हमें Cl2 गैस मिली है। तो आयंस, वैसे अगर आप सोडियम क्लोराइड में से सोडियम क्लोराइड को अलग अलग आप नहीं ले सकते तो इस तरह से हम इसको ले लेते हैं। तो ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, 2NaCl, 2Na न्यूट्रल फॉर्म में, मेटेलिक फॉर्म में, और ये Cl2। फॉलोइंग फिगर शोज, ये दूसरा इसकी प्रेजेंटेशन है कि सॉलिड के अंदर से बिजली पास ऑन नहीं होती, बल्ब रोशन नहीं हुआ, और मोल्टन फॉर्म में। और ये तीसरी पिक्चर है सोल्यूशन फॉर्म में। दोनों फॉर्म में इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होती है, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज का रिएक्शन है। व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट्स इन एन एक्वस सॉल्यूशन द इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पर अब एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ये बात आपने पहले मैंने एक्सप्लेन नहीं की थी क्योंकि हमने जस्ट आपको बताया था, बर्ड आई व्यू लिया था। अब जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो है इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बेस पे हमें कैसे पता चलता है कि आपने एक सोल्यूशन बनाया है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, तो हमें टर्मिनल्स पे क्या चीज मिलेगी। अब देखें दो चीजें, एक तो ये कि पानी भी होता है, H और OH आयन भी होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव भी होता है। तो अब एनोड और कैथोड के ऊपर हमारे पास देखा जाए तो दो पॉजिटिव चीजें होंगी, Na पॉजिटिव भी हुआ और H पॉजिटिव भी हुआ पानी के अंदर, और Cl नेगेटिव भी हुआ और OH नेगेटिव भी हुआ। तो दोनों में से कौन इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्शन करेगा,
ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये जो बात मैं समझाने लगा हूँ इसको अब आपने समझा। When the electrolytes in an aqueous solution, the electrolytic reaction become more complicated. Water comes in the picture as water ionizes to give H or OH ion, ठीक है। The cations and anions compete with H and OH ion. तो इनके साथ H और OH ions के साथ भी कंपटीशन होगा, ठीक है। All the cations migrate to the cathode. जितने भी cations हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे। cations क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज, और कैथोड कौन सा होता है? नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव की तरफ जाएंगे एंड ऑल द एनाइंस माइग्रेट टू द एनोड, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट डिस्चार्ज एट द एनोड। लेकिन सब के सब इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज नहीं होते, यानी कि इलेक्ट्रोड पे जाके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे जाके न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते, वो होते हैं इस सीरीज की बेस पे। ओनली वन केटाइन एंड ओनली वन एनाइन इज सेलेक्टिवली डिस्चार्ज एट द एनोड। तो वो दोनों में से एक ही एनाइन और एक ही केटाइन जो है वो डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रोड पे। किस, ये फैक्टर्स हैं जो उस पे इफेक्ट करते हैं। द पोजीशन ऑफ द आयन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसकी पोजीशन पे। अब जैसे केटाइंस की ये सीरीज है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अब हाइड्रोजन कंपैरेटिवली पहले डिस्चार्ज हो जाएगा पोटाशियम से, तो अगर इनका आपस में कंपैरिजन होगा तो फिर हमें के नहीं मिलेगा टर्मिनल पे, के पॉजिटिव नहीं मिलेगा बल्कि H2 मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से एनाइंस के कंपटीशन में अगर आप देखें तो क्लोरीन और OH की बात की थी तो हमें क्लोरीन मिलेगी, OH नहीं होगा न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो ये सीरीज आपने याद रखनी है, ये मैंने एक सीरीज बनाई है। इसके अलावा भी आपको नेट पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मिल जाएगी जो हमने यूजली स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे ये सीरीज बनी हुई है। तो इस सीरीज से हमें पता चलता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट तो ये यहाँ पर यही है कि हमें जैसे क्लोरीन मिलेगी और OH होके हमें फिर O नहीं मिलेगा, क्योंकि OH में से भी हमें O ही मिल सकता है ना, ठीक है। H तो नहीं मिलेगा हमें कैथोड के ऊपर, ठीक है। वो तो अगर एनोड पे साइड पे जाएगा ना, वो देखिए ये है, ठीक है। तो OH में से भी हमें O2 मिलने का चांस था, लेकिन अगर Cl होगा तो नहीं मिलेगा। इस तरह से अगर हमने पानी के अंदर सल्फेट बेस या इनकी बेस पे है तो फिर हमें ये न्यूट्रलाइज नहीं होंगे बल्कि ऑक्सीजन हमें मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसकी बेस पे हमें पता चलता है कि कंपटीशन में विन कौन करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। दूसरा जो पॉइंट है, इसके बावजूद भी अगर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल अगर इसी पे आ जाए सोडियम क्लोराइड पे, ठीक है, तो सोडियम की बजाय मैंने कहा कि H होगा, ठीक है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो पोटाशियम या सोडियम आयन की तो फिर उल्टा भी हो सकता है। मतलब लाजमी नहीं कि ये इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को फॉलो करे, फिर वहां पर कंसंट्रेशन की बेस पे भी हो जाता है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर आयन इज हाई इट इज डिस्चार्ज फर्स्ट, तो वो पहले डिस्चार्ज होगा इवन दो इट इज हायर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बेशक वो हायर साइड पे हो, लोअर साइड पे ना हो, compared with another ion present in the solution. For example, if dilute solution of sodium chloride electrolyte, अगर dilute solution होगा तो हाइड्रोजन बाद में आती है, हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ एट द कैथोड, ठीक है। अगर ये देखें, मैं दोबारा आपको सीरीज दिखा देता हूँ कि अगर सोडियम और इनकी बात करें तो हमें सोडियम नहीं मिलेगा, डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा या मोल्टन फॉर्म में होगा तो फिर हमें सोडियम मिलेगी, जो मैंने ऊपर आपको पहले रिएक्शन दिखाया था। तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये सर ने तो रिएक्शन वो बताया था, नीचे कह रहे हैं हाइड्रोजन। ये देखिए यहाँ पे मैं सोडियम कर रहा था, ठीक है, ये ओवरऑल केमिकल रिएक्शन। तो ये किस सूरत में होगा? जब हमारे पास सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है। और ऊपर भी आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर मैंने सोल्यूशन नहीं लिखा हुआ, तो मोल्टन फॉर्म में चूंकि सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा थी इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेशक ये अपर साइड पे आ रहा है, लोअर साइड पे नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद ये लिबरेट होगा। लेकिन अगर इनकी कंसंट्रेशन कम होगी सोडियम की तो फिर ये रह जाएगा पीछे और वहां पर H इससे कंपटीशन में विन कर जाएगा, तो H वहां पे H2 गैस हमें मिलेगी। तो ये आपने अब किसी भी सेल का आपने चेक करना हो
कि उसमें कंसंट्रेशन देखें, मोल्टन फॉर्म देखें, तो आपको पता चल जाएगा एनोड और कैथोड पे हमें क्या मिलेगा। ये बात हमने पहले डिस्कस नहीं की थी, इसलिए फिर मैंने इसको जरा थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने के लिए यहाँ पे लिखा, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो कंसंट्रेशन का पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, ये तीसरा पॉइंट है, जिसकी बेस पे ये कंपटीशन का पता चलता है। इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर इधर एक्टिव और इनर्ट। अब एक तो यह है कि जो इलेक्ट्रोड की नेचर है उस पर भी मैटर करता है। इलेक्ट्रोड की नेचर से क्या मुराद है कि या तो वो एक्टिव होगा या इनर्ट होगा। इनर्ट मीन उसको कोई टेंशन नहीं है कि वो किस तरफ जाएगा। द इलेक्ट्रोड यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस डिटरमिन द आयन प्रेफर्ड फॉर डिस्चार्ज। इलेक्ट्रोड भी समटाइम प्रेफरेंस की तरफ चला जाता है, ठीक है, अगर वो एक्टिव होगा। अगर इनर्ट होगा तो तब नहीं होगा ऐसा। इफ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लाइक प्लैटिनम और ग्रेफाइट आर यूज्ड, they will not take part in the electrolytic reaction। वो इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन अगर एक्टिव होंगे तो वो इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में भी हिस्सा ले लेते हैं। The electrolysis will then depend upon only the above two factors, that is position of the ion in the electrochemical series and the concentration of the ion। अगर न्यूट्रल होगा तो फिर ऊपर वाले दो पॉइंट ही कंसिडर होंगे, नीचे वाला ये वाला पॉइंट कंसिडर नहीं होगा। ये कब होगा? जब हमारे पास इलेक्ट्रोड भी एक्टिव होगा, ठीक है। ये होगी बात। द एक्टिव इलेक्ट्रोड्स लाइक कॉपर, निकल, सिल्वर, ठीक है। ये जैसे मैंने बताया था सिल्वर की हम कोटिंग करते हैं, उसमें क्या हम बात नहीं कर रहे थे, वो एक खाया जाता है, दूसरा हैवी हो जाता है, एक डाउन हो जाता है। तो वो क्या, वो किस फॉर्म में होता है? जब हमारे पास इलेक्ट्रोड जो है वो एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये वाले जो इलेक्ट्रोड हैं जो कुछ लिखे हुए हैं, ये आपके एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं। और अनर्ट कौन से हैं? प्लाटिनम और ग्रेफाइट वगैरह, ये अनर्ट होते हैं। ये नहीं इसको प्रमोट करते किसी भी रिएक्शंस को, ये बस न्यूट्रल अपना काम करते हैं, जो इनका काम है इलेक्ट्रॉन लेना देना, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, अगर कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम, तो कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। कॉपर एटम्स आर deposited at the cathode and copper ions are formed at the anode. But if platinum electrodes are used, copper atoms are deposited at the cathode, उल्टा हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। and oxygen gas is evolved at the anode। तो इलेक्ट्रोड से इतना फर्क पड़ता है, अगर इलेक्ट्रोड एक्टिव हो तो यही हम, यानी कि हमने रिएक्शन करवाने हैं ना, तो सेल के अंदर कुछ भी करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है, हम इलेक्ट्रोड की केमिस्ट्री, हम इलेक्ट्रोलाइट्स की केमिस्ट्री, हम उनकी कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें माइंड में रखते हुए ही काम करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन alkali halides is the usual industrial method for the preparation of alkali metal। alkali metal बनाने के लिए हम मोल्टन अल्कली हलाइड्स लेते हैं। जैसे मैंने नमक की बात की कि अगर हमें मेटल चाहिए, अगर हमें सोडियम मेटल लेनी है, तो हम नमक का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे मोल्टन फॉर्म। ये ऊपर जो लिखा हुआ था ये वही है। और ये एंड पे हमें जो है वो ये जो नेट रिएक्शन में अगर आप देखें तो सोडियम और क्लोरीन हमें मिल जाती है। तो ये इस तरह से हम मेटल्स की सेपरेशन के लिए ये रिएक्शन करवाते हैं। और ये दूसरा रिएक्शन है, इसमें अगर आप देखें तो निकल क्लोराइड है, तो इसमें भी हमें निकल मिल गई और क्लोरीन गैस तो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन मेन हमें मेटल ही चाहिए होती है। वो क्लोरीन गैस तो बड़े तरीकों से और भी मिल जाती है। हमारा जो असल टारगेट होता है वो मेन होता है ये जो मेटल्स हैं। अच्छा, एक मजे की बात और है, समटाइम जो मेटल होती है ना, वो उस का जो साल्ट होता है ना, वो मेटल साल्ट सस्ता होता है, मेटल उसमें महंगी होती है। तो ये भी सम टाइम हो जाता है बहुत सी चीजों में। तो ओर्स में किस फॉर्म में होता है, जाहिर उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट के बाद वो एक्सपेंसिव हो जाती है। तो ये मैं अभी तक इतना ही रखता हूँ, तो फिर बाकी हम डिस्कस करेंगे। ये आज मैं अपलोड कर दूंगा ये वाला मटेरियल, आप इस सारे को पढ़ लीजिएगा। और आपको वैसे अगर यहाँ तक समझ आ गई ना, तो आपको आगे भी आ जाएगी। एक और चीज थी आगे, वो मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करूंगा जब आएगी, कि जैसे हम सोल्यूशन बनाते हैं, तो समटाइम पूरे सोल्यूशन के अंदर भी नहीं रिएक्शन हो रहा होता है, वो जो इलेक्ट्रोड्स की सरफेस के पास होते हैं ना आयंस, वही एक्सचेंज हो रहे होते हैं। तो उनकी आपस में स्पीड और बढ़ाने के लिए या उनको तेज करने के लिए उनका फ्लो भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं।
मतलब ये एक थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन थी, तो मैं इसलिए अब जल्दी जल्दी, चूंकि आपकी क्लास का टाइम खत्म हो गया, तो मैं इसको नहीं करता। तो आपकी प्रेजेंटेशन फयाज कितनी देर की है?